हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया IAT फुल लेंथ टेस्ट 5 और मेरा नाम है विकास कुमार। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ एफिनिटी क्लासेस में। आज हम लोग केमिस्ट्री पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा। तो चलिए सीधा हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग का यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो इसका पूरा अच्छे से यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ, ये याद रखिएगा, फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स which have been chemically altered into further noxious compound by composer of sunlight। ये याद रखिएगा, कंपोजर ऑफ सनलाइट द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, ये याद रखना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो आपका ये सब मेन कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मॉग का। तो ये आप ध्यान रखिए। और इसमें आपको क्या पता चला है कि यहाँ पर कौन सा वाला नहीं है, तो आप देखिए, तो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFSC जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका फोटोकेमिकल स्मॉग का कंपोनेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटायन, स्मॉलर इज द आयोनिक रेडियस। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब पहले जानते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम। तो बोल रहा है कि यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट आपको ढूंढना है सबसे पहली बात। तो रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढिए। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम। अब बोल रहा है कि स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटायन, स्मॉलर इज द आयोनिक रेडियस। इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर सेम है, राइट। अब प्रोटॉन कहाँ रहता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो रहता है न्यूक्लियस में। तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही क्या होगा, कम लगेगा, राइट। जितना कम चार्ज होगा उतना ही अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और अब क्योंकि जितना ज़्यादा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा न्यूक्लियस, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वही अगर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहेगा तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, चार्ज जितना ज़्यादा कम होगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा, और साइज आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बोल रहा है स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटायन, स्मॉलर इज द आयोनिक रेडियस। स्मॉलर नहीं होगा तो क्या, अमॉन्ग्स्ट, फिर से यहाँ पे बोल रहा है ग्रेटर इज द निगेटिव चार्ज। अगर चार्ज ज़्यादा हो गया, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और साइज आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको देखते हैं सही है कि नहीं। ये तो गलत हो गया हमारा, और आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, स्टेटमेंट ये गलत है लेकिन हमें रॉन्ग पूछ रहा है, तो ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बोल रहा है ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन, लार्जर इज द आयोनिक रेडियस। सही बात है, एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, एनायन में जितना ज्यादा चार्ज होगा, ऑर्बिट रेडियस क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया है, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें पहला ही पता चल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है अमॉन्ग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटायन, हायर इज द आयोनिक रेडियस बिकॉज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज। यही बात हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। चार्ज जितना कम होगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा और साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कम बोला है, ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज दिस व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम। ये है आपका बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है।
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का ये मास दे के रखा है, ये आपका सॉल्वेंट का मास दे के रखा है, और बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू दिस। बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया, मतलब जब आपके पास प्योर बेंजीन था तो बॉइलिंग पॉइंट ये था, मतलब T0B, ये किसका वैल्यू हो गया आपका T0B का, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया आपका TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, और ये हो गया आपका वेट ऑफ B मतलब सॉल्यूट का वेट, ये हो गया आपका वेट ऑफ A मतलब सॉल्वेंट का वेट, और आपसे पूछा जा रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर, और Kb आपको दे दिया है, Kb का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, आपके पास फॉर्मूला है, देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप डेल्टा TB निकाल लेंगे, डेल्टा TB का वैल्यू होता है TB माइनस T0B, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा, फिर डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M इंटू I, यहाँ से डेल्टा TB का वैल्यू आ गया, KB आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये है मोलिलिटी, मोलिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का जो आप वेट लेंगे वो किस में लेंगे, kg में लेंगे। तो यहाँ पर हमने मोलिलिटी के जगह पे क्या लिखा, मोलिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना है 1.8 ग्राम, तो 1.8 ये तो मास है, डिवाइडेड बाय, अब आपका सॉल्यूट कौन है देखिए, अच्छा उसी का मोलर मास पूछ रहा है, तो डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, सॉल्वेंट का वेट कितना है 90 ग्राम, तो 90 डिवाइडेड बाय 1000, ये ग्राम में था, 1000 से डिवाइड कर दिए, kg में आ गया। तो यहीं पे वैल्यू पुट किया गया है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू पुट किया गया है, और I का वैल्यू 1 हो गया क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यहाँ पे नहीं बोला गया है, हमें सॉल्यूट के बारे में नहीं पता है कि डिसोसिएट होगा कि एसोसिएट होगा, तो हम I का वैल्यू 1 लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मोलर मास का वैल्यू ये आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ये आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया है, मतलब आपको पाई का वैल्यू दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है, ये है आपका टेम्परेचर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन दैट कैन बी यूज्ड इन ब्लड। तो आपको पता है पाई इज इक्वल टू CRT इंटू आई होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, पाई इज इक्वल टू CRT इंटू आई, पाई का वैल्यू 7.8 गिवन है आपके क्वेश्चन में। C आपको कंसंट्रेशन निकालना है, देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, आपको ये निकालना है, तो C का वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू आपको पता है 0.082 होता है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे तो टेम्परेचर हो गया। और I का बात करें तो आपका NaCl है, NaCl एक्वस NaCl, तो NaCl के लिए I का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक्चुअली I होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बारे में बात नहीं किया है, तो हम अल्फा का वैल्यू कितना मानेंगे 1 मानेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2 माइनस 1, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया 2। जब तक आपके क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, तब तक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम 100% मानते हैं, मतलब अल्फा का वैल्यू 1 लिया जाता है, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, इसीलिए I का अल्फा का वैल्यू 1 लिया, तो I का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पर पुट करिएगा, कंसंट्रेशन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, हाइड्रोजन गैस इज नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ, कब यहाँ पर बोला हाइड्रोजन गैस कब जिंक को आपको रिएक्ट करवाना है, जिंक को आपको रिएक्ट करवाना है, हाइड्रोजन गैस नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ, इनमें से किसके साथ जिंक रिएक्ट करे और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड ना हो, आपको देखना है कि हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड ना हो। तो जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या, नहीं करता है। देखिए जिंक कोल्ड वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, वही अगर स्टीम होगा तो H2 गैस रिलीज होगा, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ जिंक रिएक्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। अगर जिंक दूसरा ऑप्शन है आपका, तो इसके साथ तो जिंक रिएक्ट नहीं करेगा। H2SO4 के साथ जिंक रिएक्ट करके क्या बनाता है ZnSO4, और यहाँ पर आप देख रहे हैं H2 गैस रिलीज हो रहा है थर्ड ऑप्शन में, तो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। डाइल्यूट HCl के बारे में बात करें तो डाइल्यूट HCl के साथ भी ZnCl2 बनाया और H2 गैस रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है NaOH, तो NaOH के साथ भी जिंक रिएक्ट करके Na2 ZnO2
प्लस H2 बना रहा है, यहाँ भी H2 गैस रिलीज हो रहा है। यहाँ सिर्फ यहाँ पर कोल्ड वाटर के साथ H2 गैस रिलीज नहीं हो रहा है क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कोल्ड वाटर। रेट कांस्टेंट is doubled when temperature increases by 27 degree Celsius and 37 degree Celsius. Activation energy in kilojoule. आपको अच्छे से पता है, हमारे पास फॉर्मूला है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है। तो ये है आपका टेम्परेचर T1, ये है आपका टेम्परेचर T2, और बोला है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए बोला है कि when temperature increases by this तो रेट कांस्टेंट इज डबल्ड। मतलब जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर जब 27 मतलब 300 केल्विन है, तो हम लोगों ने यहां पर K1 होगा, तो आपका K1 का वैल्यू हमने कितना मान लिया? K मान लिया। और जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, T2 आपको कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बोला है? 37, मतलब 310 डिग्री हो गया, तो K2 का वैल्यू क्वेश्चन में बोला जा रहा है डबल। तो पहले अगर K1 का वैल्यू K था, तो K2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2K हो जाएगा। ये फॉर्मूला है हमारा टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट K का, इसी फॉर्मूला पे आप पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर K1 K2 के जगह पर 2K रख दिया है, K1 के जगह पर K रख दिया है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालना है, R का वैल्यू क्योंकि आपके ऑप्शन में बोला है कि किलो जूल में निकालिए, तो आप 8.314 R का वैल्यू रख दीजिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में, उसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 53.6। Amongst the element with the following electronic configuration, which one of them may have the highest ionization energy? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है हमें, और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आपको देना पड़ता है, मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको ये देखना है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और आपका ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा, तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब वहाँ पर होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालना ज़्यादा मुश्किल है, तो हमें देखना होगा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होना चाहिए। हमें पता है हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्टेबल होता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है, मतलब वहाँ स्टेबिलिटी है, और अपना स्टेबिलिटी कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आप इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो वहाँ से निकालना आसान नहीं होगा, काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो आपको बस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन होता है? हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड। यहाँ पर 3p1 है, ये ना ही हाफ फील्ड है ना ही कंप्लीटली फील्ड है। ये देखिए यहाँ पर ये हाफ फील्ड है, ये आपका क्या दिख रहा है? हाफ फील्ड। ये आपका हाफ फील्ड नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आसानी से निकल जाएगा। हाफ फील्ड आपका ये भी है, ये भी आपका क्या है? हाफ फील्ड है। अब बात यह है कि ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड है दोनों, तो कहाँ से निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा? तो आप क्या देख रहे हैं? इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर कितना है? 3, और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर कितना है? 4। थर्ड ऑर्बिट पर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा कि फोर्थ ऑर्बिट पर ज़्यादा लगेगा? तो थर्ड ऑर्बिट पे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्या है? करीब है। तो थर्ड ऑर्बिट से निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू फोर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। यही लिखा हुआ है, एलिमेंट हैविंग हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। द सस्पेंशन ऑफ स्लैग स्लिम इन वाटर इज नोन एज, स्लैग लाइम यहाँ पर होगा, तो सस्पेंशन ऑफ स्लैग लाइम इन वाटर इज नोन एज। तो देखिए सस्पेंशन ऑफ स्लैग लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। ये CaO और H2O जब रिएक्ट करता है तो मिल्क ऑफ लाइम CaOH2 बनता है। अब इट इज, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। इट इज अ वाइट एमॉर्फस पाउडर, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, सो इट फॉर्म्स, देखिए ये आपका क्या होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, तो इट फॉर्म्स सस्पेंशन ऑफ स्लैग लाइम वाटर विच इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। याद रखिएगा। एंड द क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, अब जब इसको हम हटा देते हैं, क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द सस्पेंशन सेटल, जब सस्पेंशन सेटल हो जाता है
ये भी याद रखने का चीज़ है। पहले तो आपका सस्पेंशन बना, उसको हम लोगों ने क्या बोला, मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। पहले जो सस्पेंशन बना उसको हम लोगों ने क्या बोला, मिल्क ऑफ लाइम। अभी जब सस्पेंशन सेटल हो जाता है तो बोल रहा है द क्लियर सॉल्यूशन, जो क्लियर सॉल्यूशन है उसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। ये एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन से मिल रहा है, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमसे बस इतना पूछ रहा है कि जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन को क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ लाइम। Which of the following forms a colorless solution in aqueous medium? Colorless solution in aqueous medium. Colorless मतलब अगर पहले तो इन सब का हम लोग लिखेंगे कन्फिग्रेशन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कलर्ड मिलेगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपको हमेशा कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको कलरलेस सॉल्यूशन पूछ रहा है तो आप सबसे पहले सबका कन्फिग्रेशन लिखिए। तो कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं 3Cr+3, यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन दिया हुआ ही है Cr+3, इसका कन्फिग्रेशन 3D3 हो जाएगा। इसमें आपको अगर आप इस तरीके से बनाएं, D में 5 ऑर्बिटल होता है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, तो तीनों क्या है, यहाँ पर अनपेयर्ड है तो आपको कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर 1 है, अगेन वो 1 है, वो अनपेयर्ड है, यहाँ भी कलर्ड मिलेगा। यहाँ पर 2 है तो 1 और 2 इस तरीके से रखेंगे, अनपेयर्ड है, आपको अगेन कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। Fe+3 का ये कन्फिग्रेशन है, यहाँ पर आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। Therefore, without any unpaired electron, it forms colorless solution in the aqueous solution। तो यही आप जब भी कलर के बारे में पूछे तो आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर बनेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd। A compound is formed by cation C and anion A. The anions form hexagonal close packed lattice and cation occupies 75% of octahedral void. The formula of the compound is solid state का एक important question है। ये बोल रहा है कि anion A जो है वो कहाँ पर है, hexagonal close packing में है, और बोल रहा है cation एंड द केटायन ऑक्युपाई, केटायन C यहाँ पर होना चाहिए, केटायन C ऑक्युपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। यहाँ पर केटायन है C और एनायन है A, तो बोल रहा है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको पता है, तो एनायन आर इन, आप यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एनायन आर इन HCP, सो द नंबर ऑफ एनायन कितना हो गया, 6। HCP में इफेक्टिवली कितना एटम होता है, 6 होता है। केटायन बोल रहा है कि 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करता है। हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ एनायन 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आपका कितना हो जाएगा, जितना एनायन है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 100% अगर कंसीडर करेंगे तो कितना होगा, जितना एनायन है तो कितना, 6। लेकिन केटायन 75% ही ऑक्युपाई कर रहा है, तो 6 का 75% 9/2 हो गया। तो एनायन का नंबर है 6 और केटायन का नंबर है 9/2, तो फॉर्मूला क्या हो गया, C 9/2 A 6। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये C 9 और A 12 हो गया। इसको फर्दर और 3 से डिवाइड कर दीजिए तो C3 A4, यही आपका आंसर हो जाएगा C3 A4। तो C3 A4 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर C। Both NiCO4 and NiCN4-2 are diamagnetic. The hybridization of nickel in these complexes respectively are. आपको इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार एग्जाम में इन दोनों ही कंपाउंड के बारे में पूछा है, पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको देखिए पूरा एक्सप्लेन किया गया है ढंग से। बोला गया है ये जो कंपाउंड है ये आपका डायमैग्नेटिक है, ओके। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो ये न्यूट्रल है 0, तो Na के ऊपर भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। तो Na का हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, ठीक है, ध्यान देंगे। अब जब हम D में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन D में भर दिया, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी भर दिया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ध्यान से सुनिए, आपके क्वेश्चन में बोला है कि ये क्या है, डायमैग्नेटिक, और जब आपने इलेक्ट्रॉन को फिल किया तो आपको क्या पता चला, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो आपको ये जो पैरामैग्नेटिक है उसको क्या बनाना पड़ेगा, डायमैग्नेटिक।
डायमैग्नेटिक कैसे बनाएंगे, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर दिए, पेयरिंग कर दिए। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दीजिए और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दीजिए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, मतलब ये 3D तो पूरी तरीके से क्या हो गया, फिल हो गया। यहाँ पर एक और बॉक्स होगा इस तरीके से, 3D तो पूरी तरीके से क्या हो गया, फिल हो गया। अब ये 4s वाला आपका क्या हो गया है, खाली हो गया है। और इसके बाद जो आएगा हमारे पास कितने, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब आपके पास जो लिगेंड है वो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, वो 4 पेयर लेके आ रहा है, मतलब आपको 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला एक ऑर्बिटल तो खाली हो गया और इसके आगे आने वाले कितने ऑर्बिटल, हमें टोटल 4 ऑर्बिटल चाहिए। ये पूरी तरीके से फिल हो गया, ये खाली हो गया, बाकी का आगे आने वाले 3 ऑर्बिटल को हम ले लेते हैं। तो CO जो है अपना 4 CO है हमारे पास, तो अपना एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चारों ऑर्बिटल में देगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, यहाँ पर S है या ये तीनों P है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp3। वही अगर आप NiCN4-2 देखेंगे तो अगेन सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। तो ये -1 है तो -4 हो गया, यहाँ पर -2 रखना है तो आपको यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, +2। तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। आप इसका कन्फिग्रेशन लिखिए तो 3d8। ओके, अगेन आप जब भरने के लिए जाइए 3d8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या बनाना है, डायमैग्नेटिक, मतलब कि आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को आप किस में कर दीजिए, इसमें कर दीजिए। तो जैसे ही आपने इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें कर दिया तो 4 ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली हो गया, और 4 ऑर्बिटल भर गया, और ये वाला जो ऑर्बिटल था वो क्या हो गया, खाली। अगेन आपके पास Cn कितना है, 4, मतलब वो 4 पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, तो आपको 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो एक ऑर्बिटल ये हो गया, उसके बाद इसके आगे आने वाला 3D के बाद 4s और 4s के बाद 4p। तो एक हमें तो 4 चाहिए, तो 1 1 2 1 2 3 और 4 हमने ये 4 ऑर्बिटल को ले लिया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, ये D, ये S और ये P, तो DsP2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 0.5 लीटर कंटेनर इज ऑक्युपाइड बाय नाइट्रोजन। हमारे पास 0.5 लीटर का एक कंटेनर है, ऑक्युपाइड बाय नाइट्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ 800 टॉर एंड टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। ये है आपका प्रेशर, ये है आपका टेम्परेचर। द कंटेनर कैन ओनली विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 3 atm। जो आपका कंटेनर है वो मैक्सिमम कितना प्रेशर झेल सकता है, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, तो 3 atm है। तो बोल रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू विच कंटेनर में बी हीटेड। मतलब कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर मैक्सिमम कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, 3 atm, राइट। अभी हमारे पास उस कंटेनर में एक गैस है जिसका प्रेशर है 800 टॉर और टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है कि उस कंटेनर को आप कितने टेम्परेचर तक हीट कर सकते हैं, है ना। प्रेशर जैसे ही 3 atm से ज़्यादा होगा वो कंटेनर फिर बर्स्ट कर जाएगा। तो आपको मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक आप इसको हीट कर सकते हैं वो पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पहला कंटेनर जब इनिशियल था तो हमारे पास कंटेनर का प्रेशर कितना था, 800 टॉर, atm में कन्वर्ट कर लिए, डिवाइड बाई 360। और जब प्रेशर 800 टॉर था तो टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। यहाँ पर 273 केल्विन होगा, है ना। टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन। उसके बाद आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, तो 3 atm बर्दाश्त कर सकता है। तो 3 atm जब उस कंटेनर का प्रेशर होगा उस टाइम पे हमें निकालना है कि उस टाइम पे उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो टेम्परेचर निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है P1/T1 = P2/T2। P1 800 हो गया, 800 डिवाइड बाई 760, और आप यहाँ पर पुट कर दीजिए P1 का वैल्यू, P2 का वैल्यू, T1 T2 का वैल्यू, आपको T2 निकालना ही है। जब आप पुट करेंगे, देखिए P1 का ये है वैल्यू, ये हो गया आपका T1, ये है आपका P2 और T2 निकालना है। इसको सॉल्व करिए, 778 केल्विन आएगा, 273 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, 505 डिग्री सेल्सियस।
What is the lowest energy of the spectral line emitted by the hydrogen atom in the Lyman series? Lyman series जैसे ही आपने सुना तो आपको N1 का वैल्यू 1 पता होना चाहिए और आपको बोल रहा है लोएस्ट एनर्जी, आपको कम से कम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को आना है N1 इज इक्वल टू 1 पे, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट पे आना है। तो इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ से बुलाएं ताकि वो सबसे कम एनर्जी आपको दे? तो आप बगल से बुलाइएगा। तो 1 का सबसे क्लोज कौन है? ऑर्बिट नंबर 2। तो N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। वही अगर हाईएस्ट एनर्जी बोलता तो हम उसको सबसे ज़्यादा दूर से बुलाते, और सबसे ज़्यादा दूर मतलब इन्फिनिटी से बुलाते, तो N2 का वैल्यू क्या होता? इन्फिनिटी हो जाता। तो बोल रहा है व्हाट इज द लोएस्ट एनर्जी, तो आपको एनर्जी का वैल्यू बताना है। देखिए सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है। N1 का वैल्यू 1, N2 का वैल्यू 2। तो एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी का फॉर्मूला है hc/λ। तो पहले h तो पता ही है, c भी हमें हमारे ऑप्शन में h और c के टर्म में दिया है, तो hc तो रखना ही है आंसर में, बस हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है। और लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर। फॉर्मूला में जेड स्क्वायर है, जेड होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसका एटॉमिक नंबर लेंगे? तो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1। तो 1 स्क्वायर हो गया 1/N1 का स्क्वायर। फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, तो वही पे पुट कर रहे हैं। N1 का वैल्यू 1, N2 का वैल्यू 2। तो यहाँ से हमारा 1/λ 3r/4 आ गया। तो लैम्डा का वैल्यू इसको उल्टा कर दिए 4/3r। उसके बाद एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। लैम्डा का जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द अलॉय कंटेनिंग अ नॉन मेटल एज अ कंस्टिट्यूएंट इन इट, मतलब ये सब अलॉय है। आपको बोल रहा है कि कौन से अलॉय में नॉन मेटल है। तो आप देखिए, फॉर्मूला सबका देखिए, मतलब जो पहला अलॉय है बेल मेटल, इसमें 70% कॉपर होता है एंड 12% टिन SN, ठीक है। दूसरा आपका अलॉय, इसमें कोई भी आपका नॉन मेटल नहीं है, आपको क्या देखना है? नॉन मेटल देखना है। दूसरा है इसमें आपका Fe और Ni आएगा, ये हटा दीजिए, Ni रखिए। स्टील में क्या आएगा? स्टील की Fe और C है, और यहाँ पर C जो है आपका क्या है? नॉन मेटल है। तो आपको यही देखना है। सो स्टील इज एन अलॉय कंटेनिंग नॉन मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट इन इट, द नॉन मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट इज कार्बन। तो आपको वही अलॉय देखना था जिसमें नॉन मेटल आ रहा है, तो वो स्टील में आपका एक नॉन मेटल आ रहा है कार्बन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टील। तो आप यहाँ पर स्टील में आपका करेक्ट आंसर होगा। द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन मार्शल्स एसिड इज, तो सबसे पहले मार्शल एसिड क्या है? तो ये है आपका मार्शल स्टील, इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर बना हुआ है। फिर से हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर ये है परऑक्सी। परऑक्सी में जो ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 -1। बाकी जितने भी हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2 -2 -2, ठीक है। हाइड्रोजन का आपको पता ही है +1 होता है, +1 होता है। सल्फर का निकालना होता तो हम निकालते, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा है ऑक्सीजन का बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का पॉसिबल है। तो आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन नंबर कितना है? -2, और 2 ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन ये पर है परऑक्सी। 2 ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन नंबर कितना है? -1। तो आपका आंसर -2 एंड -1 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर है? -2 -1, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ X2Y2 XY3 आपको दे के रखा है, ये सब वैल्यू फॉर ए रिएक्शन है आपका। डेल्टा H का वैल्यू भी दे दिया है, और बोल रहा है इक्विलिब्रियम पर कौन से टेम्परेचर पे ये रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला सबसे पहले कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और हमें ये भी पता है कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G का वैल्यू क्या होता है? 0, है ना। हमें ये पता है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H का तो वैल्यू दे ही दिया, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा S का वैल्यू निकालेंगे। और डेल्टा S का वैल्यू कैसे निकालेंगे?
तो सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। एंट्रोपी कैसे निकालते हैं? चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो आपका प्रोडक्ट XY3 का 50 है, X2 का 40 है, X2 का शायद 60 है, देखिए X2 का कितना है 60, Y2 का 40 और XY3 का 50, सही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3/2 इंटू Y2 का 40 है प्लस 1/2 X2 का 60 है। इसको सॉल्व किया तो हमारा डेल्टा S का वैल्यू आ गया कितना, -40 किलो जूल पर मोल। उसके बाद हमारा ये जो फॉर्मूला वहाँ पे आपको लिख के बताए थे, अब इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है। अगर इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। हमें टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा एस नॉट। और यहाँ पर हम ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो टेम्परेचर का वैल्यू आपका आ जाएगा 750 केल्विन। Degree of hydrolysis of 0.1 molar CH3COONH4 when Ka and Kb का वैल्यू आपको दे दिया है। ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है CH3COONH4 का। अब CH3COONH4 सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि ये किसका सॉल्ट है। तो CH3COONH4 कैसे बनेगा भाई, तो CH3COOH प्लस NH4OH, ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, CH3COONH4 प्लस H2, राइट। CH3COH क्या है आपका, ये है आपका वीक एसिड। NH4OH क्या है आपका, ये है आपका वीक बेस, और ये है आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस आप अगर देखें तो जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का, अगर H निकालना है तो ये उसका फॉर्मूला होता है। Kw का वैल्यू आपको पता है, Kw का वैल्यू 10⁻⁻14 होता है। K का वैल्यू आपको दे दिया है, Kb 2 × 10⁻⁵, तो 2 × 10⁻⁵ ये हो गया K, 2 × 10⁻⁵ ये हो गया आपका Kb। K और Kb दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ BaSO4 एट 25 डिग्री सेल्सियस। पूछ रहा है कि BaSO4 का 1 ग्राम हमें डिजॉल्व करना है पानी में, वाटर में, तो बताइए कितना वाटर लें ताकि 1 ग्राम BaSO4 डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन में यही बोला है, 1 ग्राम BaSO4 को डिजॉल्व करने के लिए कितना वाटर का रिक्वायरमेंट है, और KSP दे दिया है आपको BaSO4 का। तो सबसे पहले आप काम क्या कीजिए, BaSO4 का सॉल्युबिलिटी निकाल लीजिए। BaSO4 का सॉल्युबिलिटी जब आप निकालेंगे, मतलब S का वैल्यू निकालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, और S का यूनिट होता है मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितना मोल, 1 लीटर में कितना मोल BaSO4 सॉल्युबल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले BaSO4 के लिए KSP का वैल्यू, BaSO4 के लिए KSP कितना होगा, इसका KSP कितना होगा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि BaSO4 कैसे डिसोसिएट होगा, तो ये डिसोसिएट होगा Ba + 2 SO4 - 2, इसका S, तो KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ba + 2 कंसंट्रेशन ऑफ SO4 - 2 S × S²। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम कैटायन और एनायन का नंबर देखेंगे, तो यहाँ पर BaSO4 में BaSO4 ये कैटायन है और ये क्या है, एनायन। कैटायन का नंबर कितना है 1, तो हम क्या करते हैं 1 और उसका पावर भी 1। एनायन इसका भी नंबर कितना है 1 × 1 का पावर 1 × S, इन दोनों पावर को ऐड कर देते हैं, तो KSP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा S²। तो सबसे पहले KSP निकालना हमें आना चाहिए, तो KSP इज इक्वल टू S² आया, तो S का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू हो गया √KSP। S का वैल्यू √KSP हो गया। S का वैल्यू आप ये पुट करेंगे तो आपका आ गया सॉल्युबिलिटी का वैल्यू इतना मोलर। मोलर मतलब मोल पर लीटर, है ना। तो वेट ऑफ मतलब 1 लीटर में कितना BaSO4 सॉल्युबल है,
तो इतना मोल 1 लीटर में इतना मोल BaSO4 सॉल्युबल होगा। तो हम लोग वेट निकाल लिए, तो BaSO4 का मोलर मास 233, तो हमारा इतना वेट आ गया, राइट। मतलब पहले हमने पता लगाया कि 1 लीटर में कितना मोल होगा, तो इतना मोल होगा। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या पता चल गया कि 1 लीटर में कितना ग्राम BaSO4 सॉल्युबल होगा, तो इतना सॉल्युबल होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमसे बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 ग्राम BaSO4 को डिसॉल्व करने के लिए कितना वाटर चाहिए। हमने पता लगाया कि इतना ग्राम, ध्यान दीजिएगा, इतना ग्राम BaSO4 को सॉल्युबल करने के लिए कितना लीटर चाहिए, 1 लीटर पानी। तो लिखेंगे 244.37 इंटू 10⁻⁵ ग्राम BaSO4 को डिसॉल्व करने के लिए कितना वाटर चाहिए, 1 लीटर वाटर चाहिए। सही है कि नहीं। तो आपके क्वेश्चन में 1 ग्राम के लिए बोल रहा है, तो 1 ग्राम के लिए 1 डिवाइडेड बाई 244.37 इंटू 10⁻⁵ लीटर हो जाएगा। वही यहाँ पे किया है, देखिए। तो आपका आंसर 1 डिवाइड बाई 244.34, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 410 लीटर आंसर आ जाएगा। A reaction of a zero order, the time required to decompose 50 gram out of 100 gram of the reactant A is 10 मीटर। मतलब हमारे पास 100 ग्राम रिएक्टेंट था, ठीक है, हमारे पास कितना बचा है, मतलब 50 ग्राम खत्म होने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट लगा। मतलब 100 ग्राम से 50 ग्राम आने में लग रहा है आपको 10 मिनट टाइम। मतलब कि टी हाफ कितना हो गया, टी हाफ कितना हो गया, 10 मिनट। टी हाफ मतलब क्या, आधा रिएक्टेंट क्या हो जाए, खत्म। तो 100 ग्राम था, 50 ग्राम बचा, तो आधा हाफ खत्म हो गया, तो वही क्या कहलाएगा, टी हाफ कहलाएगा। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट A is decomposed if its initial mass is 200 ग्राम। और यहाँ पर बोल दिया है कि जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करते हुए, हमें पता है टी हाफ इज इक्वल टू A/2 के, मतलब A यहाँ पर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल आपका था टी हाफ आपको निकालना है, तो टी हाफ A/2 के फॉर्मूला होता है जीरो ऑर्डर के लिए। तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, K इज इक्वल टू हो जाएगा A/2 इंटू टी हाफ, यही पे किया है। तो इनिशियल 100 है, 2 इंटू टी हाफ 10 मिनट। तो K का वैल्यू, यहाँ से हम K का वैल्यू निकालिए 5 मिनट का पावर -1। अब बोला है कि जब इनिशियल आप 200 ग्राम ले रहे हैं, देखिए क्या बोला, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्शन A इज डिकम्पोज्ड इफ इनिशियल मास इज 200। जब इनिशियल मास 200 ले रहे हैं तो उसको हाफ होने में कितना टाइम लगेगा। तो वही काम कर रहे हैं हम लोगों को, K का वैल्यू पता चल गया। फिर से हम लोग टी हाफ का फॉर्मूला लगाएंगे, टी हाफ इज इक्वल टू A/2 के। अब हमें टी हाफ पता लगाना है, यहाँ पे K का वैल्यू हमने ऑलरेडी 5 पता लगा लिया है। तो आपका टी हाफ इज इक्वल टू कितना होगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन इस बार कितना लिए है, 200। पहले 100 था, 100 से 50 होने में लगा था 10 मिनट। मतलब टी हाफ का वैल्यू अपने को पता था कितना, 10। तो वहाँ से K निकाल लिया। फिर बोल रहा है 200 जब ले रहे हैं तो उसका टी हाफ बताइए। तो K का वैल्यू यहाँ से, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है, तो K का वैल्यू तो सेम ही होगा, एक ही रिएक्शन के लिए पुट करके आंसर निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 8। आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे दिया है, आपको मोलर, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी दे दिया है, और एक बार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है जब कंसंट्रेशन इतना है, और दूसरी बार आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दे दिया है मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, मतलब अल्फा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए, अल्फा का वैल्यू पता चल गया। ओके, यहाँ पर अल्फा नहीं पूछ रहा है आपसे, जहाँ ध्यान दीजिए, आपसे पूछ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, Ka, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता ही है Ka इज इक्वल टू होता है C∆2। C का वैल्यू आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया है 1/32,
और अल्फा का वैल्यू हमने यहाँ से इस फॉर्मूला से निकाल लिया, तो के यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कंसिडर फॉलोइंग 4 इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, आपको सब सारे पी क्यू आर एस, आपको ये मान के चलिए कोई इलेक्ट्रोड है, उस पी क्यू आर एस का कंसंट्रेशन दे दिया, एक्चुअली कंसंट्रेशन दे दिया है। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नॉट का वैल्यू आपको दे दिया गया है कितना, 0.34। देन द रिडक्शन पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ द अबव इलेक्ट्रोड, तो आपके पास ये सब जितना भी पी क्यू आर एस दिया है, ये सब के लिए अगर आप, और आपसे पूछ क्या रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब पहले आप रिडक्शन करवा दीजिए, तो रिडक्शन का रिएक्शन क्या होगा, Cu + 2 से क्या बना, Cu। उसके बाद आप ERP का एक्सप्रेशन लिखिए, E नॉट RP फॉर्मूला है, E नॉट RP माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग, ये तो सॉलिड है, 1 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu + 2, जो कि यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अब जैसे ही हमें ये एक्सप्रेशन हमने लिखा, तो हमें पता चला कि Cu + 2 का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा रखिएगा, Cu + 2 का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा रखिएगा, इस टर्म का वैल्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये वाला वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, मतलब इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा, और ERP का वैल्यू क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। आप रिलेशन खुद देख रहे हैं, Cu + 2 का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा रखिएगा, मतलब इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इस पूरे टर्म का वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, Cu + 2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से इस पूरे टर्म का, हाँ, इस पूरे टर्म का वैल्यू कम होगा। Cu + 2 ज़्यादा होगा तो इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कम, और ERP का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको वही ऑर्डर देखना है। Cu + 2 का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में है, Q में, तो Q का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद कौन सा आ रहा है, R, तो R का होगा। उसके बाद कौन है, S, और उसके बाद P, तो QRSP, QRSP आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होना चाहिए। आप फिर से देखिए, Cu + 2 का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, इस पूरे टर्म का वैल्यू उतना कम होगा, और ERP का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट, आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है सबका। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक सवाल है। यहाँ पर मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल = मास डिवाइडेड बाय मोलर मास का फॉर्मूला निकालें। यहाँ पर आपको दे के रखा है वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल = वॉल्यूम ऑफ गैस, लीटर में लीजिए तो डिवाइड करिए 22.4 से। यहाँ पर अगेन मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल = मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दीजिए, और यहाँ पर अगेन वॉल्यूम, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए। तो आप देख लीजिए नंबर ऑफ मोल निकाल के किसका ज़्यादा है किसका कम, तो सबसे ज़्यादा है 16 ग्राम He का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी इन एक्वा सॉल्यूशन, हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसमें नंबर ऑफ आयन से सबसे ज़्यादा होंगे। तो इसको जब आप पानी में डालेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी इसमें यहाँ पर आयन आपको नहीं मिल रहा है, मतलब ये सिर्फ यहाँ पर एक आयन मिलेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ आयन कितना होगा, ये Cl- अलग हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आयन यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये तो जो पूरा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो तो एक रहेगा ही रहेगा, और ये जो 2Cl, ये Cl2 है, वो 2Cl- में अलग हो जाएगा, तो ये 2 और एक ये 3, तो हो गया यहाँ पर 3। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट वाला 1 और 3Cl, यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन सबसे ज़्यादा जहाँ होंगे, मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या पूछा था आपको, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको वही याद ध्यान रखना है। मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन। देखिए थर्ड वाला इस तरीके से डिसोसिएट होगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड। मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड क्या होता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो कंबाइन करके कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है, तो कोलॉइडल पार्टिकल के रेंज में आ जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड। छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइन करके कोलॉइडल डायमेंशन में आना, इसी को कोलॉइड मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड बोला जाता है। तो देखिए सल्फर सोल इज अ मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड। ऑन द अदर हैंड
स्टार्च, सेलुलोज एंड सिंथेटिक रबर ऑल आर माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड। याद रखिएगा, याद करने का है तो सल्फर सोल यहाँ पर मल्टीमोलिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 75 में। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू 20 ml 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन टू मेक मिली मोलर सॉल्यूशन। जैसे ही आपको बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड, मतलब ये डाइल्यूशन का क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डाइल्यूशन, कितना वाटर आप ऐड करें, आपके पास ये था इनिशियल सॉल्यूशन, कितना वाटर आप ऐड करिए ताकि मोलरिटी मिली मोलर हो जाए, मतलब मोलरिटी मिली मोलर हो जाए, मतलब 10 to the power -3। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है आपका। अगर यहाँ पर हम बोले तो V1 कितना है 220 ml, M1 कितना है 0.1, आपको V2 निकालना है और M2 कितना है 10 to the power -3। यहाँ पर फॉर्मूला पे पुट करिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा V1 M1 इज इक्वल टू V2 M2, डाइल्यूशन का यही फॉर्मूला है। तो V2 का वैल्यू निकाल लेंगे। सिर्फ V2 का वैल्यू निकालने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि जनरली गलती कर देते हैं, यही आंसर हो कर देते हैं। आपका ये भी देखिए ऑप्शन में शायद ये आंसर होगा, यही आंसर है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। बोल रहा है कितना वाटर ऐड करें, आपके पास ऑलरेडी 20 ml था और आपका कंसंट्रेशन इतना तभी होगा जब टोटल वॉल्यूम कितना हो 2000 ml, राइट। तो कितना ऐड किया आपने, तो 2000 में से 20 को माइनस करिए तो 1980 विल बी द करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन F सब सेल इन एंटी क्लॉकवाइज। हमें पता है F सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लॉकवाइज वाले भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 7 विल बी योर करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, हीट, मोलर एंथैल्पी, ये सब आपको दे के रखा है। आपको बोल रहा है कि बताइए इसमें से कितने इंटेंसिव है और कितने एक्सटेंसिव है। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में हमें अच्छे से पता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी को कहते हैं जो मास पे डिपेंड या अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑन मास या अमाउंट। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास या फिर अमाउंट पे डिपेंड करता हो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप देख लीजिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन है, मतलब जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी भी नहीं करता और मोलर इंथैल्पी भी डिपेंड नहीं करता। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हीट, इंटरनल एनर्जी, जो भी आपका हीट हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर इंटेंसिव 1 2 3 है और एक्सटेंसिव 2, तो 3 और 2, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। नाइट्रिक एसिड इज मेड बाय डिसॉल्विंग द गैस NO2, डेंसिटी ऑफ द गैस इन ग्राम पर लीटर एट 1.24 atm एंड 50 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही इजी क्वेश्चन, गैसेस स्टेट का है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT, ये पढ़ा है हमने। तो P इज इक्वल टू N बाई V कर दिया आपने, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ा है P इज इक्वल टू DRT बाई M। कैसे, तो P इज इक्वल टू मास, मोलर मास, ये V को इधर कर दीजिए, इधर RT हो गया। मास डिवाइड बाई वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो इन दोनों को मिला के क्या बोल दिए, डेंसिटी। तो DRT बाई मोलर मास। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी पूछा गया है तो PM बाई RT। आपको सब कुछ दिया हुआ है, प्रेशर, मोलर मास, NO2 का 46, R का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर कितना दे के रखा है 50, तो 273 में ऐड कर देंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। Among the following complexes, the one which shows zero crystal field stabilization energy, तो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जीरो CFSE का वैल्यू किसके लिए होगा, तो CFSE का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो CFSE निकालने का फॉर्मूला क्या है, CFSE निकालने का फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इंटू -0.4 डेल्टा ओ, आपने पढ़ा होगा, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG इंटू 0.6 डेल्टा ओ प्लस NP इज इक्वल टू 0। NP मतलब N यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा जो आपने पेयरिंग किया है उसी को हम लोग N बोलते हैं।
तो अगर हम ऑप्शन नंबर FeH2O होल 6 के लिए बात करें तो सबसे पहले अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाएं तो Fe ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। तो Fe+3 का आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। Fe का ये हो रहा है तो Fe+3 का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले 3d5। अब H2O, अब CFSE वाला जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको देखना है कि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो H2 आपका वीक फील्ड लिगेंड है, इस तरीके से हमारा होता है। तो आपका T2G नीचे वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं और Eg में 2 ऑर्बिटल होता है। तो वीक फील्ड पहला 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा ही T2G में आता है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 5। वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड है मतलब कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में याद करिए डेल्टा O का वैल्यू जो हो जाता है वो लेस देन हो जाता है पेयरिंग एनर्जी के, राइट। इसके डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा O। ये सब आपको पढ़ाया गया अच्छे से। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में 4th वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, 5th वाला भी ऊपर चला जाएगा। वही स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो पेयरिंग हो जाता है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया T2G 3 Eg2। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितना है 3 इंटू माइनस डेल्टा O -0.4 डेल्टा O। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg कितना है 2 इंटू 0.6 डेल्टा O। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं -1.2 आ रहा है, यहाँ +1.2 आ रहा है, वैल्यू कितना हो गया 0। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। In the system, increasing the concentration of Ca+2 ion to 4 times will cause the equilibrium concentration of F- ion to change to। अगर Ca+2 का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स से इंक्रीज हो गया, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 अगर 4 टाइम्स से इंक्रीज हो गया तो F- का कितने से चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन आपको दे के रखा है, ये रिएक्शन है। अच्छे से यहाँ पर देखिए पूरा सॉल्यूशन लिखा गया है। ये रिएक्शन है तो इसका Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 और F- का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। तो इसका हम लोग इनिशियल वैल्यू x मान लेते हैं कंसंट्रेशन का, इसका इनिशियल वैल्यू कंसंट्रेशन का हम लोग मान लेते हैं y। तो ये हो गया x इंटू वाई का स्क्वायर। ओके, अब बोला है कि किसका कंसंट्रेशन बढ़ाया गया है, देखिए इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 टू 4 टाइम्स। पहले Ca+2 का कंसंट्रेशन कितना था x, अब उसको इंक्रीज किया गया है 4 टाइम्स से, तो न्यू कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 कितना हो गया 4x। अब पूछा है जब इसका 4 टाइम से इंक्रीज कर दे तो F- का कितना होगा। तो F- का हमने एज्यूम कर लिया y' और y' का ही वैल्यू अपने को निकालना है। अगर बोले तो y' का वैल्यू ही अपने को निकालना है। तो पहले Kc का वैल्यू था ये, जब हमने नया कंसंट्रेशन को चेंज किया तो ये हो गया Kc का नया वैल्यू। अब क्या K का वैल्यू चेंज होगा Ca+2 के कंसंट्रेशन को चेंज करने से? बिल्कुल नहीं होगा। K का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप कंसंट्रेशन, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल ये सब चेंज करिएगा तो Kc, Kp, K का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो पहले ये था कंसंट्रेशन तो K का वैल्यू Kc ही था, अभी भी K का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ही रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसको इज इक्वल टू हमने ये लिख दिया। यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या हो गया है, हाँ तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये और ये को इक्वल कर दिया है। देखो इस तरीके से लिखा गया है x² इज इक्वल टू 4x y' का स्क्वायर। इस तरीके से लिखा गया है। x से x आपका कैंसिल हो गया तो y' अगर हम यहाँ से लिखें y' डिवाइडेड बाय y का होल स्क्वायर, इसको इधर कर दें तो कितना हो गया 1/4 हो गया ना। यहाँ पे देखिए वही स्टेप है, ये स्टेप यहाँ से आप देख लीजिए। तो फिर जब इसको किए तो यहाँ पर ये रूट अंडर हो गया तो y' डिवाइड बाई y का वैल्यू 1/2 और y' का वैल्यू आ गया y/2। हमें y' का वैल्यू ही निकालना था, y' का वैल्यू आ गया आपका y/2। मतलब जो F- का न्यू कंसंट्रेशन होगा वो पहले कितना था y, वो पहले से 1/2 हो जाएगा, मतलब पहले से हाफ हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे 1/2 ऑफ इनिशियल वैल्यू। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो इस तरीके से 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक का सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है।
अभी अपना पूरा एफर्ट्स लगाइए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।